हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। सो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। सो ना, इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। गाइज, मैंने अभी तक लगभग 80 प्लस वीडियो डाल दिए, पर वीडियोस पर कुछ व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो यार, क्योंकि पता है ना ही तो मेरे पास अब फ़ोन है अच्छे तरीके से यूज़ करने वाला, ना ही मेरे पास माइक है वीडियो। मैं बेसिकली जो लीड रहती है ना, लीड, उससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस सपोर्ट करो यार, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो बना सकूँ अच्छी तरीके से। मैंने अभी फ़िलहाल, जिस आप कह रहे हो सर कैमरा क्वालिटी कैसे अच्छी हो गई होगी, तो बेसिकली मैंने 500 रुपये वाला एक फ़ोन लिया है माइक्रोमैक्स का, ये उससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो पहले मैंने देखा है कई बच्चों को, वो क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि 2 मिनट आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। सो बेसिकली गाइज, जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स सर्च मारा, आपको मैं ब्राइटनेस तेज करके दिखा देता हूँ। जब मैंने सर्च करा तो आप व्यूज़ के ऊपर जाते हो, या उसने कैसा स्टूडियो कर रखा है तो वो इस तरीके से देखते हो। जैसे ये रोशनी मैम है, ये अच्छा पढ़ाती है, ये अरविंद सर है, ये अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनके क्या करते हो, व्यूज़ को देखते हो और क्या करते हो, बेसिकली आप इनके थंबनेल वगैरह को देखते हो, या आप उनके बोर्ड, उनका स्टूडियो देखते हो, स्टूडियो अच्छा होगा और वो देखते हो। गाइस एक बार ना मेरी वीडियोस को थोड़ा देखो, अगर मेरी वीडियोस में अगर आपको कुछ गलती लगे, पढ़ाने का तरीका गलत लगे, तो कमेंट करके बताओ, मैं शायद वो गलती सुधार सकूँ, ठीक है। तो ये बात होगी साइड। हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मैं बहुत दिनों से ये नोटिस कर रहा था। सो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो बच्चे को ना पूरा ध्यान यहीं पर रखना है। और एक वीडियो में कमेंट है, सर लंबी लंबी वीडियो बना रहे हो एक एक टॉपिक के ऊपर। भाई केमिस्ट्री क्लास 12 है, लंबी नहीं बनेगी तो और क्या छोटी बनेगी। तुम दूसरों के लेक्चर देखा करो, उसमें तो 3-4 घंटे वन शॉट बनाते हैं। बेसिकली मैं आपका टॉपिक वाइज शेयर करता हूँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, केमिकल यानी कि कुछ केमिकल टाइप का आ रहा है, काइनेटिक्स यानी कि काइनेटिक यानी कि स्पीड, केमिकल स्पीड यानी कि केमिकल की स्पीड। तो केमिकल की स्पीड को हम जानने के लिए हम देखते हैं, सर केमिकल की स्पीड का मतलब, जैसे कि बेसिकली आपने देखा होगा कि हम जब मेडिसिन लेते हैं, जब वो हमारे पेट के अंदर जाती है तो कितने टाइम बाद रिएक्शन करती है, कितने टाइम बाद रिएक्शन करती है, वो डिपेंड करता है। जो आपके फूड मटेरियल रहते हैं वो जैसे मेरे पास एक टमाटर है और मैं उसको फ्रीज में ना रख करके उसको बाहर ही रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली सड़ जाएगा ना। वो कितने टाइम बाद सड़ा है, कितने टाइम बाद वो खराब हुआ है, वो टाइम वो केमिकल काइनेटिक होता है। वो क्या होता है, केमिकल काइनेटिक होता है, ठीक है। और बेसिकली आपके आसपास बहुत से वो रहते हैं, जैसे कि मैं वाटर के अंदर मैं क्या करूँ, वाटर के अंदर मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, मैं वाटर के अंदर क्या कर देता हूँ, मैं मिला देता हूँ वाटर के अंदर इंक मिला दिया, तो इंक जल्दी डिजोल्व होगा। और मैंने लेता हूँ एक टमाटर को और बाहर फेंक देता हूँ, तो वो टाइम लेस करेगा। यानी कि समझो बात को, कि हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक तो वो फास्ट भी होते हैं, एक वो स्लो भी होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, स्लो भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं। तभी तो कहा काइनेटिक यानी कि स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बेसिकली हम इसमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जोर देंगे, ठीक है ना। आपको बार बार ये जूम इन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बेसिकली कैमरा इसका अच्छा है, तो ये पहले जूम करके चीज़ों को वो करता है, ठीक है ना, फ़ोन। तो पहले तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स 3 जगह पर डिपेंड रहती है, एक्सटेंट, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, स्पीड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन 3 चीज़ों पर डिपेंड रहती है, एक्सटेंस, फिजिबिलिटी और स्पीड। एक्सटेंट वाला, हाउ मच प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो कैसा लिया है, जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो कैसा लिया है उस पर डिपेंड करेगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर मेरा डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। ये अपनी 11th में पढ़ा होगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। और थर्ड आता है स्पीड यानी कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम उसको लगा। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आता है यूजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स।
सो मेडिसिन फूड वगैरह में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि कितने टाइम बाद आपका फूड बेकार हो जाता है, कितने टाइम बाद मेडिसिन रिएक्शन करती है। यानी कि हम सिंपल देख सकते हैं, जो हमारा स्पीड है, वो साइंटिफिक टर्म से हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। बेसिकली आपने 11th में ये टॉपिक पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। ये क्या होता है सर, ये बेटे कंसंट्रेशन होता है। क्या कहता है, x2 क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। आपको आगे जाके पता चलेगा क्या किसके बारे में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। अभी मत घबराना, कभी आप सोचने लगो क्या है। पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसमें मैंने क्या करा है, जो रिएक्टेंट है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज करते हुए दिखा रहा हूँ और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज करते हुए दिखा रहा हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, मैं 2 मिनट रुको। बेसिकली अब आप देख सकते हो मैंने क्या लिया, यहाँ साइड में ले लिया कंसंट्रेशन, साइड में ले लिया टाइम। अब टाइम ले लिया है तो देखो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो रिएक्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे मेरा H2O आइस गिव्स H2O वाटर। क्या हुआ, आइस से क्या हुआ, वाटर में चला गया, धीरे धीरे गया, टाइम लगा उसको करने में। यानी कि H2O का जो आइस का रिएक्टेंट है, यहाँ पर क्या रहता है, रिएक्टेंट ये रहता है प्रोडक्ट। जो यहाँ का रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हुआ और ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बेसिकली इतना पॉइंट आपको क्लियर है, क्लियर है आपको इतना पॉइंट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में सर, ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, सो गाइज मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको प्रॉपर नोट्स तो मुझे बनाने देने होंगे। कभी आप कमेंट करके दो कि सर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए। सो फर्स्टली मैं आपसे क्वेश्चन आता है इसका, सर व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक देखो आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। सो बेसिकली आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील with the study of the rates of chemical reaction, the factors affecting the rates of the reaction, the rates of the reaction and the mechanism by which the reaction proceed is known as chemical kinetic, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक ये क्या रहता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक ब्रांच रहती है केमिस्ट्री की, विच डील विद द स्टडी द रेट्स ऑफ केमिकल, वो द ब्रांच एक केमिस्ट्री की ब्रांच रहती है जो डील करती है द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रेट्स यानी कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये डिपेंड किस पे करती है, कि रेट्स ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है कि कितने स्पीड से केमिकल रिएक्शन होगा, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन, और जो फैक्टर्स रहेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पर, एंड द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑफ रिएक्शन प्रोसीड, और कौन कौन से मैकेनिज्म इसमें यूज होते हैं उसको कहते हैं हम केमिकल काइनेटिक। आगे आपको पता चलेगा, बस इतना सोचो केमिकल काइनेटिक्स को रहता है रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को
हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इतनी भी आप लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि सर आपने बहुत बड़ा लिखवा दिया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें तो आपका यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो हम इसमें क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कोई चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है, कोई चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है, हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम दो प्रकार से निकालते हैं, एक तो रिएक्टेंट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस डिसअपेरेंस ऑफ आर इक्वल टू, यानी कि देखो बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर, डिसअपेरेंस यानी कि इसका डिक्रीज होना, अभी मैं बताता हूँ वो मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। सर मतलब समझ भी नहीं आया कि आपने क्या करवा दिया, मैं समझाता हूँ क्या। आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ी होगी, उसमें क्या रहता था, उसमें हम लिख देते कितने उसने डिस्प्लेसमेंट करी अपॉन में टाइम करते थे, कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट करी अपॉन में टाइम। कोई गाड़ी अगर ए टू बी मूव कर रही है तो उसका कंसंट्रेशन वो लेते थे हम। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो आप एवरेज स्पीड में क्या करते थे, बेसिकली मुझे यहाँ रफ नोटबुक मिल जाए तो मैं इस डायरी में लिखता हूँ, ठीक है। मैं इस डायरी में बताता हूँ किस तरीके से। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। हम एवरेज वेलोसिटी कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी यानी कि बंदे ने अगर ए से बी ट्रैवल करा है, ए से बी ट्रैवल करा है तो उसका क्या करते थे हम, जिसने वो डिस्प्लेसमेंट करा है उसने डिस्प्लेसमेंट को यानी कि 15 मान लो डिस्प्लेसमेंट किया है और कुछ टाइम है तो उसको कहते थे हमें, यानी कि ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। मान लो ये निकाल लिया करते, मान लो ये आपका 5 है, ये आपका 15 है, तो उसने कितने की डिस्प्लेसमेंट करी, 15 माइनस 5 करते थे, पता हो गया आपको D2 अरे आपने करते थे ना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो कितना 15 माइनस 5 यानी कि 10 अपॉन डेल्टा टी, और कितना चेंज हुआ उसको हम लिखते थे, पता होगा 11th क्लास में तो हमने पढ़ी होगी, इतनी तो फिजिक्स ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ी आपने। तो मैंने वही लिखा है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यानी कि मैं सिंपली ये लिखूंगा माइनस डेल्टा R2 सॉरी हाँ डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। अब बेसिकली आप सोचो कि सर आपने रेट ऑफ रिएक्शन करा, बट हमने जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी उसमें तो हम देखते थे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी था, नेगेटिव तो कुछ आया नहीं था, यहाँ आपने नेगेटिव क्यों कर दिया, मैं बताता हूँ, अभी वेट करो अभी 2 मिनट का। अगर मैं तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं किसका, प्रोडक्ट का, तो किस कैसे बताओगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि पॉजिटिव डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। देखो समझो इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जब मैंने देखो यहाँ आपको क्या बताया था, इसमें इसमें मैंने बताया था कि रिएक्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली मुझे डिक्रीज का लगाना तो मुझे नेगेटिव साइन शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको वो लाऊंगा ना, अगर मैं मान लो मैं अगर वो न्यूमेरिकल सोल्व करने लगा और मैंने मान लो नेगेटिव नहीं लिखा और खाली डेल्टा आर बटे डेल्टा टी लिख दिया, तो मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। बेसिकली रूल है केमिकल काइनेटिक्स का, कोई भी कंसंट्रेशन नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। सो बेसिकली हमने नेगेटिव लगाया, मान लो हमारा नेगेटिव आ भी जाता है तो हम उसको वो कर देते हैं। अब तुम सोचोगे सर पॉजिटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में आता ही नहीं है कभी भी, नेगेटिव में आता है अंदर सारा, बाहर से नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ
इंक्रीज कर रहा है, भाई यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज, वही मैंने कहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। अपनी बात क्लियर है? कोई डाउट रहे तो वो कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, द मिनिमम साइन अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड टू शो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? कोई बात नहीं, वो दिक्कत की बात नहीं है। कुछ डाउट रहे तो कमेंट करके बताना, मैं जल्दी उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। अब बात करते हैं इनके यूनिट्स की। किसकी यूनिट्स की? इनके यूनिट्स की, यानी कि यूनिट्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहता है, ठीक है। अगर मैं बेसिकली इन दोनों की बात करूं ना, इन एक्वस स्टेट, देखो हम इसमें ना दो स्टेट की बात करेंगे, एक तो गैसियस स्टेट के बारे में, एक एक्वस स्टेट के बारे में। अगर मैं एक्वस स्टेट के बाद में बात करूं तो मेरा आएगा कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम आएगा। कंसंट्रेशन क्या रहता है? मोल लीटर इनवर्स अपॉन में टाइम, यानी कि मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बेसिकली पढ़ा है ना कंसंट्रेशन, मोल अपॉन में टाइम, सॉरी मोल अपॉन में लीटर, एक्वस के लिए पढ़ा होगा। अब आता है इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में हम बेसिकली यहाँ लिख देंगे एटीएम अपॉन में टाइम, तो बेसिकली एटीएम टाइम इनवर्स, देखो हाँ टाइम इनवर्स, ठीक है, एटीएम टाइम इनवर्स। वैसे इसको सेकंड में लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड में आएगा गाइस, सेकंड में आएगा सेकंड इनवर्स। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट रहे सो यू कैन बी कमेंटेड नाउ, आपका ही सब कुछ है, ठीक है। सब्जेक्ट एनालिसिस आपके लिए हमेशा वो रहेगा, समझ जाओ यार, मतलब हमेशा तैयार रहेगा आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट, देखो मेरी इस पर मत जाना, उस पर स्पेलिंग पर मैं करता ही हूँ मिस्टेक। डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज, देखो मैं आपकी हर एक चीज़ को खोल के इसमें बताऊंगा, मैं नहीं हूँ कि बीच बीच में छोड़ दिया अरे कर लेंगे बच्चे, नहीं, सब कुछ करवाऊंगा। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, जैसे कि आपका फिजिक्स में होता था, आपने पहले तो वेलोसिटी पढ़ ली, फिर वेलोसिटी के बाद आपने एवरेज पढ़ा, फिर इंस्टेंटेनियस पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अब बात करते एवरेज की। एवरेज तो आप निकाल लिया करते थे, ना। अगर मैं बात करूं आपकी उसकी सॉल्यूशन की, तो उसमें बेसिकली जो आपका एवरेज आता था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आता था जो आपका, बेसिकली वो क्या रहता था आपका। अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बात करूं तो तुम कहोगे सर सीधा आप कह दो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सीधा बात कर दो कि एवरेज निकाल रहे हो, वही है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम पर हमें निकालना रहता है, इनके टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं रिएक्टेंट ऑफ ए एवरेज किसकी बात करता हूँ, रिएक्टेंट की बात करता हूँ, बेसिकली यहाँ नेगेटिव आएगा R2 माइनस R1 अपोन में T2 माइनस T1, यही आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और मैं बात करता हूँ R एवरेज ऑफ प्रोडक्ट की, सो इसमें आएगा पॉजिटिव ऑफ P2 माइनस P1 अपोन में T2 माइनस T1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली गाइज हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किसके ऊपर बात करते हैं, हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो गाइज मैं एक बात बता दूं, जो आपका आर एवरेज रहेगा ना, ये किसके इक्वल रहेगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी इक्वल पॉजिटिव ऑफ डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। भाई यहाँ से घट रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है।
अरे वही देखो ना, एक टंकी है, दोनों टंकी में, ठीक है, यहाँ मान लो ज़्यादा पानी है, यहाँ मान लो कम पानी है, तो इसको दोनों को वो कराएंगे, दोनों बीच में गैप करेंगे, तो ये नीचे से करेगा, यानी कि डिक्रीज करा है, ये इंक्रीज कर रहा है, और कुछ ऐसा टाइम आएगा कि दोनों सेम हो जाएंगे। वही प्रोसेस है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ दिखाई दे रहा आपको। अब देखो ये आर एवरेज हो गया। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। किसकी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं, तो ये होता है बेसिकली, मान लो हम एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, किसके लिए? एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम निकालते हैं ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं बिल्कुल पॉइंट के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? स्लोप लगाते थे। पर इतना तो आपको फिजिक्स आता होगा, मैं इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली इसमें भी यही होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product at the particular instant of time। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि मैं कर सकता हूँ आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी आर बटे डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। ऐसे करते हैं पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें पता चले हाँ यार इसका कुछ यूज होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम बात करते हैं कि क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 है, थर्ड है ये। और रेट ऑफ रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स के बिना दुनिया अधूरी है भाई। जो आपका हर साइंस का कंसेप्ट रहता है वो एग्जांपल्स होते हैं। सो बेसिकली मेरा आया 1 Hg प्लस 1 Cl2 गिव्स 1 HgCl2। ये मेरा क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछा हूँ तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। अब आपसे पूछेगा कि इसमें आपको क्या निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 1 Hg प्लस 1 Cl2 गिव्स 1 GCl2, ये कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालोगे, आपको पता है, आपने करा हुआ है। इसको क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, माइनस। अगर मैं हमें एक का निकालना रहता है, यानी कि माइनस ऑफ डेल्टा Hg अपॉन में डेल्टा T इक्वल टू माइनस, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट लगाएंगे, इनका एक और कर देंगे, माइनस Cl2 अपॉन में डेल्टा T इक्वल टू HgCl2, यानी कि डेल्टा ऑफ HgCl2 अपॉन में डेल्टा T। ये आएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? ये तो आसान था यार, कुछ नहीं था। अब मैं आपको थोड़ा फंडा की तरीके से बताता हूँ किस तरीके से। 1N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अरे सर इसमें तो हर आपका जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, तो कैसे करोगे? बेसिकली सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना आपको, मैं बताता हूँ क्या करना है। बेसिकली आपका 1N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है। तो बेसिकली इसमें कैसे करें, इसमें ना ध्यान से देखना क्या करना आपको। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपसे पूछे तो माइनस डेल्टा N2 कर लिया, ये तो सिंपल था, कुछ नहीं था। बेसिकली इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ H2 बटी डेल्टा T इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T। आपको क्या करना है, जो आपका कंसंट्रेशन है ना उसको अपोन में 3 कर देना है, अपोन में 3, और इसका 2 है तो इसको अपोन में 2 कर लेना है, 1 अपोन में 2। इतनी बात क्लियर है? 1 अपॉन 2 NH3 अपॉन डेल्टा T और माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। इतनी बात क्लियर है? गाइस बता दो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो तो। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली हमने वो करा कि
जहाँ आपका वो रहता, देखो इसमें 1/1 कर सकते थे, पर 1 की कोई नीचे तो वो नहीं रहती ना। मैं 2/1 को क्या कर सकता हूँ, 2 ही लिख सकता हूँ। या 3 था तो मैंने अपॉन में 3 कर दिया, 2 था तो 2 कर दिया। किसी बच्चों के डाउट में आएगा सर वाई वी डिवाइड स्टोक्टोमेट्री, यानी कि वाई वी डिवाइड कंसंट्रेशन या वाई वी डिवाइड स्टोक्टोमेट्री, ये क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों के दिमाग में। सर वाई वी डिवाइड स्टोक्टोमेट्री, इसको स्टोक्टोमेट्री तो कहते हैं, इसको सर आपने डिवाइड क्यों करा, बेसिकली मेरा ये डाउट है। तो देखो ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। मैंने क्या करा, मैंने N2 करा प्लस 3H2, जो मेरा रिएक्शन था वो ये था। मान लो कुछ टाइम 0 पर सबका कंसंट्रेशन हो रहेगा, मान लो इसको X था, इसका Y था, तो इसका Z होगा कंसंट्रेशन, कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लो टाइम T पर क्या है, टाइम T पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर मान लो X-1 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यहाँ पर Y-3 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और यहाँ पर Z+2 बढ़ जाएगा। पढ़ा होगा ना, 11 से पढ़ते आ रहे हो, रिएक्शन करते हो तो। X से एक कंसंट्रेशन चला गया, Y से ये 3 कंसंट्रेशन चला गया जब टाइम T हुआ, और यहाँ पर Z+2 कंसंट्रेशन जुड़ गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि इनका भाई तुम सारे का वो निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो तुम कहोगे सर इसका डेल्टा N2 माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T, तो तुम कह दोगे सर इसका जो आएगा Y-3, ठीक है, Y-3 माइनस वाई अपॉन में Y अपॉन में डेल्टा T, तो सर इसका बेसिकली आपका जो आया है वो आपका आया है 3 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। मैं तुमसे पूछता हूँ माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T, ठीक है, तो माइनस डेल्टा N2 यानी कि X-1 माइनस X अपॉन में डेल्टा T है, तो ये X से X कर दिया तो इसका 1/डेल्टा T आया। ठीक है, T लगा लो, T, क्योंकि T-0 तो T होगा। ठीक है, T लगा लिया। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या करना है, डेल्टा H2 का निकालना है, किसका, डेल्टा H2 का निकालना है, और यहाँ बाहर नेगेटिव आ जाएगा अपन में डेल्टा T2, तो तुम करोगे Y-3 माइनस Y, बाहर नेगेटिव, T लगा दोगे तो क्या आएगा, 3/T आ जाएगा। ठीक है, मैं डेल्टा NH3 के बारे में पूछता हूँ, डेल्टा NH3 नेगेटिव है बाहर, अपॉन में डेल्टा T है, तो इसका क्या आएगा, इसका बेसिकली आपका आ जाएगा, नहीं पॉजिटिव आएगा, सॉरी इसका तो पॉजिटिव आएगा, तो Z-2 माइनस Z अपॉन में T, तो इसका क्या आएगा 2/T। अब मुझे बताओ कि यह तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल नहीं है गाइस, दे आर नॉट इक्वल, आप लिख सकते हो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है कोई से भी, ये लिख सकते हो पॉइंट पे डाल करके, दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डी करना पड़ेगा, ये 1/T को ऐसे ही रहने दो, ये 3/T इंटू 1/3 करना पड़ेगा, और इसको 2/T को इंटू 1/2 करना पड़ेगा। तो देखो मैंने वहाँ करा, यही तो करा मैंने, यहाँ 1/T करा, यहाँ 1/T करा, कहाँ गया बेसिकली, ये रहा, यहाँ मैंने 1/T करा है, 1/T यानी कि 1/T का मतलब नीचे T है, यहाँ 1/3 करा है, ठीक है, यहाँ 1/3 करा है, देखो मैंने यहाँ 1/3 करा है, ये देखो 1/3 करा है मैंने, और यहाँ मैंने 1/2 करा है, तो यहाँ देखो 1/2 करा है मैंने। ये नेगेटिव छोड़ो, मैं बता रहा हूँ कैसे आया है, डाउट मत लेना इसमें। ये देखो यहाँ 1/T आया है, 1/T है, यहाँ 1/3 आया है, 1/3 है, और यहाँ 1/2 है, 1/2 है, कुछ डिफरेंस नहीं है। नेगेटिव का छोड़ो, कभी तुम कह रहे हो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये देखो ये आया नहीं आया, आया, ओके ओके, ठीक है, अब क्लियर है। चलो मुझे अब तुम थर्ड का जो रिएक्शन है तुम खुद करके बताना मुझे क्या आएगा इस थर्ड का रिएक्शन, ठीक है ना।
जो थर्ड का रिएक्शन है, दिस इज मोस्ट इजी। थर्ड का रिएक्शन जो है वो है आपका 2HI, HI गैस फॉर्म में है, गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन। सर इसका आएगा कंसंट्रेशन, नहीं ये गैस फॉर्म में है, कंसंट्रेशन नहीं आएगा, एटीएम आएगा आपकी बार तो भैया, एटीएम, ठीक है, एटीएम आएगा। बट इसमें कुछ वैल्यू दी नहीं है, तो हम पता कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा HI अपॉन में 2 इक्वल टू H2 डेल्टा H2 अपॉन में बेसिकली यहाँ टी आएगा, डेल्टा टी, हाँ यहाँ डेल्टा टी आएगा, और यहाँ I2 अपॉन में डेल्टा टी आएगा, डेल्टा है ये आएगा। यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2 लगा दिया हमने, जो स्पेक्ट्रोमेट्री रहते हैं उसके आगे आपको 1/2 लगा देना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। सो गाइज अब करते हैं क्वेश्चन को ट्राई, फिर करते हैं आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर। सो एवरीवन, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना कहाँ पर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसमें क्या है, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.3 टू 0.02 मोल, ठीक है, इन 25 मिनट। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम्स बोथ इन मिनट एंड सेकंड, यानी कि मिनट में भी निकाला है, सेकंड में भी आंसर निकालना है। तो ट्राई करते हैं। सो बेसिकली सॉल्यूशन में आपसे ये सिंपल का है कि यार तुम्हें पता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, किसका, कंसंट्रेशन का, इसने ये नहीं, तो एवरेज रेट निकालना है किसका, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T निकालना है। तो माइनस डेल्टा R, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज में क्या करेंगे, इसका इससे वो कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, 0.02 मोल माइनस 0.03, ठीक है। और यहाँ आ गया टाइम कितना आ गया, 25। एक तो कहा इसने 25 मिनट तक करना है, और एक ने कहा है कि भाई तुम्हें वो करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा, वेट फॉर अ मिनट, ये है 0.02 माइनस 0.03, ठीक है। तो बेसिकली इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो बेसिकली कैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। यहाँ पर क्या है, हम गलती कर दी थी कि हमने क्या किया था, इसको इससे माइनस कर दिया था, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था। देखो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना कैसे है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुआ फ्रॉम 0.0 m टू 0.02, यानी कि आपकी जो R1 की वैल्यू थी, रिएक्टेंट की वैल्यू थी, वो 0.03 थी, और R2 की जो वैल्यू है वो 0.02 है। और फॉर्मूला के अनुसार यार ये पहले आना चाहिए था, क्योंकि हम R2 माइनस R1 करते हैं, बेसिकली मेरा सही था, बट मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए था, मैंने इतना देखा था। क्योंकि देखो अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ तो ये आएगा 0.02 एंड 0.03 नेगेटिव था, तो इसको बेसिकली नीचे कर देंगे, 0.03 माइनस 0.02 अपॉन में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 और नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा यार, नेगेटिव 0.01 मोल दिया गया है अपॉन में 25 मिनट। बट गाइस यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और मेरे बुक के आंसर में पॉजिटिव दिया गया है। सो बेसिकली मैं एक बार चेक करता हूँ इस आंसर को कैसे आएगा। गाइस मेरे हिसाब से ना, मैंने आपसे एक रूल बताया था ना, कि इस रूल में क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में नहीं आता है। इसी प्रकार मैंने बुक में खुद चेक करा था, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सेम ऐसे स्टेप दे रखा है, बट इन्होंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ही ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है माइनस 0.01 m अपॉन में 25, ठीक है। ये आपको आंसर दे रखा है 25 मिनट का है,
25 मिनट है अपोन में। अगर मैं इसका आंसर देखूँ ना तो आंसर बुक में दे रखा 4 × 10⁻⁴ मोल मिनट इनवर्स ये दिया है, क्योंकि पहला मिनट में कहा था। अब तुम कह रहे हो सर ये क्या कर दिया आपने। देखो गाइज मेरी इसके दूसरी वीडियो बनेगी, ठीक है, ये पार्ट 1 है ना, तो इसकी दूसरी वीडियो बनेगी, मैं ना इसका आंसर ज़रूर लाऊंगा, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मैं ये तो मिनट की बात होगी, मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सिंपली -0.01 m 25 इंटू कर देता हूँ 60, तो मेरा बेसिकली आंसर जो आएगा वो आएगा 6.66 × 10⁻⁶ मोल सेकंड इनवर्स। मुझे याद है वैल्यू, ठीक है ना, कभी कभी सर रट्टा लगा रखा आपने, नहीं मुझे याद है वैल्यू। मैंने इसका अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है, इसका क्या करूँगा, इसका अगले वीडियो में आंसर ज़रूर निकालूंगा, ठीक है। सो एवरीवन, ये सेकंड क्वेश्चन है इन रिएक्शन टू ए गिव्स प्रोडक्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट, ठीक है। सो इसमें देखो ए आपका डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना, कैलकुलेट द रेट ऑफ ड्यूरिंग दिस, यानी कि हमें यही निकालना है, क्योंकि हमें यही वैल्यू दी गई, यानी कि रिएक्टेंट का वैल्यू निकालना है हमें। तो एवरेज रेट निकालना, क्या निकालना, एवरेज रेट निकालना है। ये मत देखना, देखो तुम खुद देख सकते हो, हमें बस खाली ए डिक्रीज, ए क्या है हमारा रिएक्टेंट है, तो बेसिकली इसमें नेगेटिव लगेगा। तो मेरा जो आंसर है आपसे ये है कि अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछूँ तो मेरा क्या है -ΔR, ये बेसिकली इसमें ए दे रहा है तो हम इसमें ए लगेंगे, बटे में ΔT, यानी कि A2 - A1 बेसिकली यहाँ पर बटे में ΔT, यानी कि T2 - T1। टाइम इसमें 10 मिनट दिया गया है तो इसमें 10 मिनट ही रखेंगे, तो -1/2 आएगा, पता है उसका नीचे आ जाता है। और A2 - 1 यानी कि आपको क्या रखना है 0.4 - 0.5, आपको ये वैल्यू रखनी है मोल की। हाँ मोल है तो बेसिकली यहाँ पे मोल है, अपोन में 10 मिनट्स रखनी है, क्योंकि इसमें 10 मिनट्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो -1/2 और ये आपका आ जाएगा -0.1, देखो इसमें भी माइनस आ गया हमारा, और आपको 10 मिनट आ गया है। और गाइज मैं आपसे आंसर बताऊँ ना, जो मेरी इसकी वीडियो का इसका पॉजिटिव ही आएगा, इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, बुक में शायद गलत दे रखा है, इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तुम चेक कर लेना पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मैंने आपसे शुरू में बताया था जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, और इसमें बुक में नेगेटिव में दे रखा है, तो यानी कि मेरी बुक में कुछ गड़बड़ी है। तो ये बेसिकली कितना आया, ये आएगा 5 × 10⁻³ मोल मिनट इनवर्स। सो गाइज ये आपका आंसर है। लेक्चर होता है यहीं पर एंड, आगे हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो गाइस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना वरना बेस कमज़ोर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।